देखिए हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। जीएसटी में जो जीएसटी लगता है वो सप्लाई पर लगता है। तो सप्लाई क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीएसटी में समझने के लिए। तो हमारा जो चैप्टर है 2 जीएसटी ये हमें सप्लाई के बारे में बता रहा है कि हमारा सप्लाई क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट होता है कि कब टैक्स लगने के लिए हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई है, कौन सा चार्जेबिलिटी पॉइंट आया है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल इवेंट जो होता है वो होता है सप्लाई। जीएसटी में सप्लाई होना जरूरी है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वहां पर टैक्स होने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि कब टैक्स लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स है वहां पर हमारा मेन यही है कि हम बात करते हैं सप्लाई की। पहले क्या होता था वो अलग है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी में सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर अब हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट निकाला है जिसको हम सप्लाई बोलते हैं। चाहे वो गुड्स की सप्लाई है, चाहे वो सर्विस की सप्लाई है, या दोनों की सप्लाई है। ठीक है। वेरियस टैक्सेबल इवेंट मेनली मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक अलग इवेंट है। सेल अलग इवेंट है। रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, परचेज, है ना, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में एंट्री हो रहा है। तो ये सब अलग अलग माइलस्टोन है, अलग अलग इवेंट है। तो इनमें जो हमारा इवेंट है वो है सप्लाई। सप्लाई के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जीएसटी में सप्लाई मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि जब भी हम टैक्स लगाएंगे तो हमारा जो हिस्टोरिकल था कॉन्सेप्ट वैट में वो अलग था, एक्साइज ड्यूटी में अलग था। एक्साइज ड्यूटी में था मैन्युफैक्चरिंग, वैट में था सेलिंग पॉइंट, जब सेल करेंगे तब टैक्स लगाएंगे। तो यहां पर सप्लाई है। तो सप्लाई क्या होता है वो हम समझेंगे, ये थोड़ा अलग है। जो पहले पुराना मेथड था, अब पहले वाला तो आपने पढ़ा नहीं तो उसमें क्या ही था, उससे जानकर आपको करना भी क्या है। तो जीएसटी के अंदर सब कुछ हमारा मेन यही है कि सप्लाई होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कुछ डेफिनेशंस बता रखी है यहाँ पर। जैसे गुड्स है, गुड्स क्या होता है, तो गुड्स बोल रखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अब आप कैश मुझे दे रहे हो तो उस पर जीएसटी थोड़ी ना लगेगा। और सिक्योरिटी बेच रहे हो तो उस पर अलग टैक्सेस लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है। लेकिन इंक्लूड होगा एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। तो ये बोल रखा है कि दो चीजें नहीं लेनी है, मनी और सिक्योरिटीज, बाकी सारी चीजें ले लेनी। सर्विसेज क्या होता है, अदर देन गुड्स। क्योंकि गुड्स में भी हमने मनी और सिक्योरिटी नहीं लिया था, तो कहीं ये ना हो कि अदर देन गुड्स है तो यहां मनी और सिक्योरिटी लेंगे, तो उसे भी बोल दिया अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। बट includes activity relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one currency to another। मान लिया आपने डॉलर के बदले में रुपए लिए तो ये सर्विस दे रहा है वो आपको, तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। वो क्या है, सर्विस दे रहा है। तो आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी, किसी वजह से काम कर रहे हैं तो वो तो सर्विस मेनली क्या है, कोई काम करना, बट अदर देन गुड्स। तो गुड्स नहीं आएगा, मनी और सिक्योरिटी नहीं आएगा। ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होता है, जो एक तरीके से बॉस होता है, अपने एम्प्लॉय से काम कराता है, एजेंट से काम कराता है, तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा।
कंपिटेंट अथॉरिटी, डेफिनेशंस हर चैप्टर में बहुत सारी दे रखी है, तो जो ऐसी हैं जिसमें कुछ समझाने लायक है उस पर मैं बात करूंगा। बाकी एक नॉर्मल बातें हैं जो आप पढ़ लेंगे। फैमिली का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। जो असेसी मतलब जो हम टैक्सेबल पर्सन है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। तो फैमिली का मीनिंग अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। तो जीएसटी में क्या मतलब है वो बता रखा है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, ये सब बता रखा है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जो पेमेंट होती है ना, वो कंसिडरेशन है। तो हमारे को डेफिनेशंस बहुत सारी दे रखी हैं, आप एक बार इसे आराम से देखिएगा, किसी में कोई डाउट होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। डेफिनेशंस को आपको पढ़ना है, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको लिखना भी है, तो इसके बारे में आप देख लेना। पर्सन कौन होता है, जैसे हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हम जीएसटी के चैप्टर में सीजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट जो है वो सेम रहेगा। एसजीएसटी एक्ट स्टेट वाइज है, तो थोड़ा सा उसमें सेक्शन नंबर वगैरह हर स्टेट का अलग हो सकता है। तो अब आप अगर दिल्ली में बैठे हैं या यूपी में बैठे हैं या एमपी में बैठे हैं तो आप कहें हम अपने स्टेट का पढ़ें, तो उसकी बजाय क्या पढ़ रहे हैं हम? सीजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी में भी सेम ही लिखा होगा लगभग सारी बातों के बारे में। तो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर अलग होगा लेकिन बात वही होगी। तो आपको सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 दे रखा है, तो आपको यही याद रखना है एग्जाम में कि सप्लाई जो है वो सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट। तो मेन बात है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है सप्लाई का। तो जीएसटी में सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई पर ही जीएसटी लगाते हैं हम। तो इससे रिलेटेड हम जो पढ़ेंगे सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, schedule number 1 activity to be treated as supply even if made without consideration, schedule 2 activities or transaction to be treated as supply of goods or as a supply of services, and schedule number 3 activities or transaction which shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी जीएसटी में ये काम आएगा। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरी जीएसटी में हमारे को यूज करने होंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है सेक्शन 7 की। अब ये बेयर एक्ट के बिल्कुल सेक्शन एज इट इज लिखे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, तो इनको हम एनालाइज करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, वो बात समझ में आएगी। फिर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में सेक्शन मेन सेक्शन से क्या होता है, जैसे पेज नंबर होता है ना। तो अगर मैं ये कहूँ आपको बुक में कहाँ जाना है, तो मैं कहूंगा पेज नंबर 10 पर जाइए, तो पेज नंबर 10 पर गए, है ना। अब लेकिन क्या होता है, लॉ में सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता, पेज नंबर के हिसाब से नहीं होता। तो सेक्शन के हिसाब, क्योंकि जो पेज नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो अलग अलग साइज में भी छपेगी, अलग अलग पेजेस का साइज, फोन साइज, तो वो पेज नंबर से बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो और हम क्या चाहते हैं कि किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो उस चीज को पर्टिकुलर उस पार्ट में कवर करें। जैसे सेक्शन 7 में हम लोग सप्लाई के मीनिंग और स्कोप को कवर करना चाहते हैं, तो सेक्शन 7 के अंदर वही आएगा पार्ट। अब उसके अंदर अगर हमें अलग अलग बातें बतानी है तो उसके सब पार्ट कर देंगे, जिसे सब सेक्शन बोल देते हैं। उसके और आगे सब सेक्शन क्लोज हो जाती है, उसके अंदर आगे वो हो सकती है। लॉ में हमने पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट में भी चलता है ये सब। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, तो 7 सेक्शन जो है वो पूरे एक्ट का एक पार्ट है, उसका सब पार्ट सबसेक्शन 1 हुआ, उसका एक और सब पार्ट क्लोज ए हो गया। ये क्या कह रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, फलाना ढंगाना, सब हमारी सप्लाई में आ जाएगा।
तो सप्लाई का मतलब सब कुछ ही है, किसी तरीके से आप सामान दे रहे हो वो सारा सामान क्या आ जाएगा, सप्लाई में आ जाएगा। आगे है हमारे पास डबल ए, क्लोज डबल ए। हम इसे ऊपर ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि अब हम इसको एनालाइज करेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो उससे ज्यादा हम डिटेल से समझेंगे। ये हमें बेयर एक्ट की एकदम लैंग्वेज एज इट इज छाप कर दिया हुआ है। The activities or transaction by person other than individual to its member or constitute or vice versa for cash, deferred payment, other valuable consideration। तो यहाँ लिखा है explanation है for the purpose of this it is hereby clarified that the other law, मतलब आपको ऐसी लैंग्वेज ऐसी चीजें होंगी कि आप परेशान हो जाओगे क्या क्या लिखा है। तो इसे अभी हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट को भी इन्होंने कहा है कि वो भी आ जाएगा, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको लग रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारी सर्विस है या फिर गुड्स है, तो उसे बताएगा। ये सारी बातें इसे हम एनालाइज के थ्रू समझेंगे। एक बार हम सारी चीजें समझ लेंगे फिर आप घर पे जाके सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 2 3 क्लोज वगैरह सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो पहले हम इसको एनालाइज करके देखते हैं। तो यहां पर लिखा है सप्लाई की जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सारी बातें बता रखी। तो सप्लाई के हिसाब से क्या है इसमें बोल रखा है कि आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि सप्लाई गुड्स या सर्विस या बोथ की हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब मैं आपको कोई चीज फ्री में दे रहा हूं तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसका एक्सेप्शन आ जाएगा, लेकिन मेनली जनरल तौर पर जनरल टर्म्स में कंसिडरेशन होना जरूरी है। और तीसरा है शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया मेरे पास मोबाइल है, मैं उसका पर्सनल यूज करता हूं, आप मेरे फ्रेंड है, मैंने पुराना मोबाइल बेचना है, आपने कहा मुझे खरीदना है, मैंने आपको मोबाइल बेच दिया, क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं, तो ये सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मेरी मोबाइल की दुकान है और मैंने मोबाइल बेचा है तो ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये सप्लाई है। तो सप्लाई टैक्सेबल तभी होगी, मतलब सप्लाई तभी होगी क्योंकि सप्लाई इस डेफिनेशन के हिसाब से सप्लाई होगी तभी तो टैक्सेबल होगी। तो सप्लाई तभी होगी जब वो 3 पॉइंट होंगे, गुड्स होना चाहिए या सर्विस होनी चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये 3 बातें हैं, ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद ये बातें हमें बता दी कि भैया ये 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। कुछ सिचुएशन में जो हमारा है कंसिडरेशन, ये एक्सेप्शन हो सकता है। कुछ है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कहीं इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है, बट फर्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन नहीं है, गुड सर्विस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो लिखा है कुछ फ्यू एक्सेप्शंस हैं सेकंड और थर्ड पैरामीटर के, कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के। वो कुछ है हमारे पास, जैसे कि हमारा कंसिडरेशन के बगैर भी सप्लाई माना जा सकता है। वो स्केड्यूल 1 में बता रखा है कि कब बिना कंसिडरेशन के भी उसे सप्लाई माना जाएगा। ऐसे ही जब आप इंपोर्ट करते हैं सर्विस इंडिया के बाहर से इंडिया में, तो ये वाला पॉइंट उस पर अप्लाई नहीं होता, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी उसको उस पर जीएसटी लगेगा, अगर आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सर्विस।
इसके अलावा फर्दर देयर आर ऑल्सो केसेस जहां पर ट्रांजेक्शन को हमने यहां से बाहर हटाया है जबकि वो तीनों पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं। सप्लाई भी है, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस है, कंसिडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। तो सप्लाई होगी, टैक्स लगेगा, लेकिन इन्होंने कहा हम ये भी कहेंगे तीनों पैरामीटर लग रहे हैं लेकिन हम उस पर टैक्स नहीं लगाए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हम बता देंगे, लिस्ट है जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बता रखा है, जहां कंफ्यूजन होगी कि हम आपको बताएंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, तो हम ये भी बता देंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, तो सेक्शन, अब यहां पर देखो सेक्शन 7(1) ने ये क्या कह रहा है, यहां सिंपल लैंग्वेज में समझो। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 7(1) यही कह रहा है, जो हमारी 3 कंडीशंस है। Activities or transaction between a person other than an individual and its member or constitute for cash, deferred payment or other valuable consideration 7(1) ये हम अभी डिस्कस करेंगे कहां पर ये भी अप्लाई हो जाएगा। 7(1) कह रहा है इंपोर्ट कर रहे हैं अगर आप तो वो टैक्सेबल हो जाएगा चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी हमने अभी अभी करी, एक्सेप्शन है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी आ जाएगा। कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा, स्केड्यूल 1 में दे रखा है, ये सेक्शन 7(1)(c) में बता रखा है। कुछ सप्लाई है जो टैक्सेबल नहीं है, वो 7(1) सेक्शन 7(2) और स्केड्यूल 3 में बता रखा है, और हमें स्केड्यूल 2 में बता रखा है कि किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो 7(1) को छोड़कर हमने सारी बातें थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से समझ ली। तो 7(1) वही कह रहा है सप्लाई में क्या होना चाहिए, वही पहले कि भैया गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो नहीं होगा, जैसे मनी है, सिक्योरिटी है तो नहीं होगा। ठीक है, और गुड्स का क्या मतलब है, डेफिनेशन में बता रखा है, वही सारी चीजें गुड्स में क्या है क्या नहीं है वो सारी बातें बता रखी है अगेन। सप्लाई बहुत सारे तरीके की हो सकती है, जैसे कोई सामान बेचना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस देना, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब चीजें आएंगी। ये तो हमारा एक क्या है, सप्लाई होनी चाहिए गुड्स या सर्विसेज की। उसके लिए क्या है, हमारा कंसिडरेशन भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये सारी बातें इतनी बार बताई जाएंगी आपको कि आपको याद ही हो जाए कि हाँ भाई ये तो हमें आ गया समझ में, अब इससे ज्यादा हमें बार बार ना बताया जाए। सेल करना, माल बेचना सप्लाई माना जाएगा, है ना। एक शॉपकीपर ने पेन बेचा 100 रुपए का, ठीक है। अब सेल का मतलब क्या होता है, सेल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना सेल के बाद। तो यहां लिखा है कि जब 100 रुपए का पेन बेच दिया तो उसका ओनर बायर बन गया ना। अब वो जो शॉपकीपर है वो नहीं बता सकता इसका ये करो ऐसे करो ऐसे करो, वो जो मर्जी करो, उसे तोड़े फेंके जो मर्जी। तो ये सेल की ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या है, सप्लाई माना जाएगा, है ना। ए कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द डिपो फॉर सेल पर्पस, तो ये सेल नहीं है लेकिन
सप्लाई के मीनिंग में है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसफर है, फैक्ट्री से गोडाउन में दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर है, उसे भी हम सप्लाई के मतलब में ला रहे हैं। ठीक है। बार्टर एक्सचेंज, आपस में आपने कोई चीज एक्सचेंज करी, आपने एक कार देकर उससे गोल्ड ले लिया, तो वो भी क्या आएगा, जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। लाइसेंस होना, रेंटल होना, आपने मैकडी चलाने के लिए लाइसेंस लिया, उन्हें पैसा दिया, तो इसे भी सप्लाई माना जाएगा, है ना। रेंट है, रेंट पे क्या होता है, आप पैसा देते हैं और उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो है जरूरी नहीं है कैश में ही हो, तो जरूरी नहीं है कंसिडरेशन कैश में ही हो, ये काइंड में भी हो सकता है। ठीक है ना। कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब एक बेनिफिट दूसरा पहुंचाना चाहिए उसको। तो कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। जब सप्लाई करी जाती है तो एक सप्लायर होता है और जिसको सप्लाई मिलती है वो रेसिपिएंट होता है। मैंने आपको दिया कुछ सामान, आप रेसिपिएंट है और मैं सप्लायर हूं, तो लिखा है जरूरी नहीं है कंसिडरेशन रेसिपिएंट से ही मिले मुझे, कोई और भी मुझे दे सकता है आपके बिहाफ पर। इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय थर्ड पर्सन। हाउएवर एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाता। तो सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन का मतलब है कि आप पेमेंट कर रहे हैं पैसे में या किसी और चीज में, किस चीज के लिए, सप्लाई के लिए, कोई काम करने या ना करने के लिए, चाहे वो रेसिपिएंट दे रहा है या कोई और दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें सब्सिडी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंसिडरेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है, बेसिक क्या होता है कंसिडरेशन। तो इन्होंने कहा है कि कुछ चीजों को हम डिस्कस करते हैं कि वो कंसिडरेशन है या नहीं। जैसे डोनेशन मिली है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, इंडिविजुअल डोनर से कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, तो आप कहीं जाकर डोनेशन दे रहे हो, मंदिर में जाके पैसा दे दिया, तो बदले में क्या मिला आपको, केवल मन की शांति, उन्होंने थोड़ी ना कुछ दिया आपको, तो ये तो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कहा हम पैसे दे रहे हैं, हमारा नाम लिखो यहाँ पे और हमारी फर्म का नाम लिखो, एक तरीके से ऐड कर रहे हैं हम, या हमने क्या बोर्ड लगवा दिया वहां पर और नीचे लिखवा दिया कि हमारे यहाँ ये सामान मिलते हैं, इलेक्ट्रिक सामान का जो हमारा काम है उसका बोर्ड बनवा करके लगा दिया और हमने 2100 रुपए दे दिए, तो ये तो कंसिडरेशन मिल रहा है हमें, वहां पर बेनिफिट मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हमारा। लेकिन हम वैसे ही दे रहे हैं तो उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहां लिखा है एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंसिडरेशन का कि समथिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज के लिए पैसा देते, तो आपको सप्लाई मिली है गुड्स या सर्विस की, तभी तो आप कुछ पैसा दे के कंसिडरेशन दोगे। तो डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मिली है वो तभी होगा जब बदले में वो भी कुछ उसे दे रहा है। अगर बदले में कुछ नहीं दे रहा है तो फिर वो डोनेशन नहीं है, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मेनली बात यही है ना। व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रेसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसेस, इस तरीके से कि वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है केवल, तो पब्लिसिटी के लिए नहीं, तो वो भी नहीं माना जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, लिस्ट लिखी है 100 लोगों की, इसने 5100 दिए, इसने 11000 दिए, तो वो नहीं। लेकिन अगर अलग से कुछ ऐसा है कि वो लग रहा है कि भाई अलग से कोई बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो ही हम उसे कंसिडरेशन मानेंगे।
वो तो कंसिडरेशन माना जाएगा ना, सप्लाई मानी जाएगी। भूषण ने डोनेट किया है ब्लैक बोर्ड और चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो उसमें लिखा गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, ऐसा लिखकर उसने दे दिया, बोर्ड दे दिया, ठीक है। तो ये जो है, तो यहां पर कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना है, कोई टैक्सेबल सप्लाई थोड़ी ना है। मैंने उसको बोर्ड दे दिया और उसमें लिख दिया बेस्ट विशेस फ्रॉम अपना नाम, बस इसमें क्या हो। तो यहां कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। श्रीमती दुर्गा देवी ने पैसा दिया टेंपल में अपने लेट फादर की मेमोरी में, है ना। उन्होंने लिख दिया डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन मेमोरी ऑफ हर फादर। तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ये तो ये नॉर्मल बात है, ग्रेटिट्यूड की बात है। इसमें कोई बेनिफिट थोड़ी ना लिया जा रहा है, कोई बिजनेस का बेनिफिट थोड़ी ना लिया जा रहा है। क्योंकि कंसिडरेशन क्या, तीन बातें हैं ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या हो रहा है। तो इसलिए तो ये सप्लाई टैक्सेबल नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। ये लिखा है इन द अबव एग्जांपल, कोई रेफरेंस या नहीं है डोनर का बिजनेस से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो नहीं होगा, है ना। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट ए सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। मान लिया एक गैलरी है और उसमें हमने अपनी आर्ट वर्क से, मतलब हमने अलग अलग पेंटिंग बनाकर दे दी, वो आर्ट गैलरी में है, मान लिया सेल के लिए है, बिक गई ठीक है, नहीं तो वापसी आ जाएगी। तो बिक गई तो फिर वो सप्लाई है, नहीं बिकी तो कुछ नहीं है वो, ठीक है। जब बिकेगी तभी वो टैक्सेबल होगा। नो सप्लाई और सर्विस बाय द इंश्योर्ड to the insurance company in lieu of the no claim bonus offered by the said insurance company to him। देखो क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस, मान लिया इंश्योरेंस कराया 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो उन्होंने क्या कहा, आपका नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस वो दे सकते हैं। ये दो तरीके का हो सकता है, या तो वो कहे जी अब आपकी पॉलिसी 5 लाख की बजाय 6 लाख की होगी, एक ये नो क्लेम बोनस होता है। दूसरा ये है कि मान लिया इसका प्रीमियम 20,000 रुपए था, इन्होंने कहा 20,000 की बजाय आप 19,000 रुपए दो या 15,000 रुपए दो, हम आपको नो क्लेम बोनस बेनिफिट दे रहे हैं क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया। तो लिखा है नो सप्लाई और सर्विस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन लिeu ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय सेड इंश्योरेंस कंपनी टू हिम। तो यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है नो क्लेम बोनस के लिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योर्ड दे रहा है, वो इंश्योरेंस के लिए दे रहा है ना, इन सब चीजों के लिए नहीं दे रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है, इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब हमने कोई तय नहीं हुआ था कि हम तो क्लेम लेंगे ही नहीं, वो तो क्लेम नहीं लिया, एक बेनिफिट दे रहा, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन तो हुआ नहीं, तो वो हमारा नो क्लेम बोनस सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएगा। एक स्केड्यूल नंबर 1 है, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट ए सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर स्केड्यूल 1। तो स्केड्यूल 1 में अगर बता रखा है तो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाए, ठीक है, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं माना जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इन द
कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस से रिलेटेड होना जरूरी है ना। एक हमारा बस इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट सर्विस थी आउटसाइड इंडिया, उसी में था, पर्सनल भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है, ये भी क्लियर है पॉइंट। तो बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ऋषभ बाइज ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज and after a year sells it to a car dealer. Sale of car by Rishabh to car dealer is not supply under the CGST. Reason कि जो ऋषभ कार बेच रहा है ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, सप्लाई है गुड्स की, कंसिडरेशन भी है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन जब ये कार डीलर आगे किसी को बेचेगा तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, उस सिचुएशन में वो टैक्सेबल, ठीक है। मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स, सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। सुंदरम आचार्य फेमस एक्टर हैं, पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। द कंसिडरेशन फ्रॉम द सेल इज टू बी डोनेटेड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाई एज सप्लाई एज इट मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखो पेंटिंग करके बेच भी रहा है वो, तो उसका काम है ना ये, तो फिर अब उस पैसे का वो क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना उसका। अब मैं कहूं क्या, हाँ तो ये जो एक्टर के पास जो पैसे आएंगे, देखो दो बातें हो गई। पहला क्या, एक्टर ने पेंटिंग बेची, उस पर हम जीएसटी लगा रहे हैं। फिर एक्टर ने जो चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया उस पर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। अब मैंने माल बेचा, उस पैसे को मैं दान दे रहा हूं, तो माल बेचने पे जीएसटी तो लगेगा ही ना, जो मैं दान दे रहा हूं उस पर नहीं लगेगा। तो दो बातें हो गई ना यहां। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय क्लब और एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरा हमारे पास कोई क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब है या कुछ है, वो सामान बेचते हैं हम मेंबर को पैसे लेकर के, तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो हो जाएगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना है तो करा लो, हम आपसे 100 रुपए लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करा देंगे। तो क्या ये डेफिनेशन ऑफ सर्विस में है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। नॉमिनल उसमें बात अलग है कि बाद में हम पढ़ेंगे, कुछ अमाउंट तक वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, बट है टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे टिकट, एंट्री टिकट होती है, किसी आप पिक्चर में देखने जा रहे हो, किसी एग्जीबिशन में, ट्रेड फेयर में जा रहे हो अंदर, तो एंट्री टिकट होती है। तो वो है कि किसी एडमिशन हो रहा है किसी प्रीमाइसिस में, तो वो भी कंसिडरेशन है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। और बिजनेस इंक्लूड एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटल और लाइसेंस ऑफ बुक मेकर, लाइसेंस वगैरह पर भी हमारा देने पर हमने बात करी थी, वो भी सप्लाई के मीनिंग में आता है और उस पर भी जीएसटी लग जाता है। तो एक ही एक्सेप्शन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा हर एक में ये होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक्सेप्शन दो पैरामीटर के मेनली हैं, एक है कंसिडरेशन, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, है ना। तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन बट नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये तो हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई, ये स्केड्यूल 1 में है, इसे हम पढ़ेंगे कि भाई कब कब ऐसा होगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन
वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। तो आपने इंपोर्ट करा, कंसिडरेशन दिया, अब आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे शादी हो रही है घर में, हमने बाहर से सर्विसेज ली, इंडिया के बाहर से सजावट के लिए, कोई भी XYZ सर्विसेज ली है, तो उस पर क्या लगेगा? जीएसटी, चाहे वो हमारे पर्सनल यूज में तो भी। ये बात क्लियर है? तो आर्किटेक्ट सर्विसेज जिन्होंने अपने घर बनाने के लिए लिया न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट से, तो जीएसटी लगेगा। चाहे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल है, फिर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है। तो हमारा स्केड्यूल 1 क्या बताता है? विदाउट कंसिडरेशन भी उस पर जीएसटी लगेगा, तो उसे डीम्ड सप्लाई के नाम से हम कह सकते हैं। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी लग रहा है। ठीक है। अब ये क्या क्या है, अलग अलग सिचुएशंस है। जैसे पैरा 1 है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। देखो आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये पता है आप लोगों को? आईटीसी क्या होता है? मैंने कोई चीज खरीदी, उस पर टैक्स दिया, फिर मैंने कोई चीज बेची, उस पर टैक्स लिया, आपस में सेट ऑफ कर लिया। अब क्या है, मैंने एसेट खरीदी, एसेट कैपिटल एसेट होती है, बहुत समय के लिए यूज होंगी, है ना। अब मैंने एसेट पर आईटीसी ले लिया, और अब मैं वो एसेट बेच रहा हूं या बिजनेस बेच रहा हूं, मैं फ्री में भी दे रहा हूं, लेकिन मैं तो आईटीसी क्लेम कर चुका हूं पूरा, और गवर्नमेंट को पूरा मैंने सेट ऑफ कर दिया, लेकिन आगे तो मैं उसे डिस्पोजल कर रहा हूं। तो इन्होंने एक ये पॉइंट कवर किया है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? अच्छा, जीएसटी में हम आगे पढ़ेंगे कि जीएसटी में हर स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जितने स्टेट में आप बिजनेस करोगे। मैं यूपी में हूं, मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं महाराष्ट्र में हूं, तो मुझे महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन कराना है। यूपी में मैं 100 जगह हूं, 100 जगह में काम कर रहा हूं, तो मेरी मर्जी है, मैं यूपी में एक ही रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं या 100 अलग अलग करा सकता हूं, ये मेरी इच्छा है। एक से भी काम चल जाएगा। महाराष्ट्र में मुझे अलग कराना पड़ेगा। मैंने यहां से महाराष्ट्र में सामान भेजा, परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर वही है यूपी वाले बिजनेस का जो महाराष्ट्र वाले बिजनेस का परमानेंट अकाउंट नंबर है। मैंने वहां पर सामान भेजा, तो जो मेरा महाराष्ट्र का बिजनेस है और जो मेरा बिजनेस है, इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। तो मैंने यहां से महाराष्ट्र में अपने ही बिजनेस में सामान शिफ्ट करा, ट्रांसफर किया, तो मेरे पैसे थोड़े ना लूंगा मैं, अपने ही बिजनेस में मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो कंसिडरेशन तो नहीं है। इन्होंने कहा लेकिन हम जीएसटी लगाएंगे उसमें। ठीक है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो इन्होंने ये कह दिया इसके अंदर कि 50,000 रुपए तक का गिफ्ट पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया होगा 50,000 रुपए तक का। हम इनकम टैक्स में पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 5,000 रुपए तक की अमाउंट देता है, तो उस पर इनकम में ऐड नहीं होता है ना। लेकिन अदर सोर्सेस अभी आपने पढ़ा नहीं है, अदर सोर्स में 50,000 रुपए तक की गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर भी इन्होंने 50,000 रुपए का गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा था, उस पर जीएसटी नहीं लगाने की बात करी है। अब एक बात बताओ, एजेंट होता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान बेचता है, तो जब सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल एजेंट को, तो वो पैसे थोड़ी ना लेता है उससे, उस समय उसे सप्लाई माना जाएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, तो वहां पर सप्लाई पर जीएसटी लगता है विदाउट कंसिडरेशन।
import or service by person from a related person or from any other establishment outside India in the course or furtherance of business। देखो ये थोड़ा सा मिलता जुलता और अलग है। एक हमने पढ़ा था हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस की और कंसिडरेशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो हमेशा ही सप्लाई माना जाता है, टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। ये दूसरी चीज है। ये कह रखा है कि हम अपने रिलेटिव से या हमारा ही बिजनेस है, कोई पार्ट है बिजनेस का इंडिया के बाहर, हम उससे सर्विस ले रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन पैसे नहीं दे रहे, तो भी उसे सप्लाई माना जाए। क्लियर? तो वहां पर था कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था लेकिन कंसिडरेशन था। यहां बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन कंसिडरेशन नहीं। ठीक है? अब इसको अगर हम एनालाइज करें स्केड्यूल 1 को, जो सेक्शन 71C में बता रखा है कि बिना कंसिडरेशन के अगर हम कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो वैसे तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है, बट एक्सेप्शन में आ जाएगा। जैसे हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, जहां पर हमने आईटीसी ले लिया है, तो देयर मस्ट बी डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, है ना, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं और आईटीसी हमने क्लेम कर लिया है। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो कंसिडरेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसे सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल है, ध्रुव ने पुराना लैपटॉप, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड आईटीसी हैज बीन टेकन बाय द ध्रुव ऑन लैपटॉप। आपने अपनी बिजनेस असेट पर किसी पर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, उसे आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, असेट फ्री में किसी को दे रहे हैं, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है? एक डीलर है एसी का, उसने अपनी मोटर कार फ्री में दे दी है, आईटीसी ऑन सेड मोटर कार इज ब्लॉक, मतलब उस पर अलाउ नहीं है, आईटीसी लेना अलाउ ही नहीं था, तो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसने तो आईटीसी लिया ही नहीं था। कंडीशन क्या है, आईटीसी क्लेम करो। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या था, सप्लाई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है। जैसे मैंने कहा था आपका दूसरे स्टेट में बिजनेस है, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर में, उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 बोलते हैं, तो वहां पर बिना कंसिडरेशन के भी टैक्सेबल हो जाता है। तो रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? तो रिलेटेड पर्सन वो हुए हैं जो इन्फ्लुएंस होता है जिनका दूसरे के ऊपर, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होती है ना, तो कौन कौन है हमारे रिलेटिव, उसे समझ लीजिए। तो डायरेक्टर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, है ना, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। तो इसलिए एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि जहां पर ये पॉइंट लिखा था वहां लिखा था 50,000 रुपए तक का टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। तो क्यों आया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात, क्योंकि वो रिलेटेड में आ रहा है। ठीक है? 25% से ज्यादा शेयर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है, फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है? प्रिया के पास 30% शेयर है एबीसी के और 35% शेयर है XYZ के। ठीक है? तो यहां क्या लिखा है, 25% से ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर है, और वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर, थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो यहां पर प्रिया जो है उसके पास एबीसी के भी हैं, XYZ के भी हैं, तो आपस में प्रिया की वजह से एबीसी और XYZ भी रिलेटेड है। क्यू लिमिटेड
हैज ए डिसाइडेड रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर, तो रिलेटेड है क्योंकि उसका कंट्रोल है। डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25, तो मैंने कहा था अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, लेकिन परमानेंट अकाउंट नंबर सेम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25, और वो एक दूसरे को कुछ सामान देंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और रजिस्टर्ड है हेड ऑफिस दिल्ली में। इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में भी कराया है ना, सेम पेन है, तो वेस्ट बंगाल का ऑफिस और दिल्ली का ऑफिस आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, और जब ये कुछ एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो उस पर विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्स लग जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांड ट्रांसफर को भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वो इसी टाइप का हो गया, एक बिजनेस के पार्ट से दूसरे बिजनेस के पार्ट पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। रघुबीर फैब्रिक्स ने 1000 शर्ट ट्रांसफर करी अपनी फैक्ट्री से रिटेल शोरूम में। तो फैक्ट्री और रिटेल शोरूम जो है वो लखनऊ और दिल्ली अलग अलग स्टेट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो एक ही बिजनेस है, तो वहां पर जीएसटी लगेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर को भी क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है। क्लियर। लेकिन अगर विद इन द सेम स्टेट दे रहे हैं फिर नहीं माना जाए, क्योंकि अदर स्टेट में देंगे तभी तो हमने बोला था, सेम स्टेट में ट्रांसफर है फिर नहीं माना। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेन सेम होना चाहिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है यूपी में तभी ये ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा। मान लिया यूपी के अंदर है और आपस में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया फिर भी माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए अंडर सेक्शन 25 के लिए दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन सेम परमानेंट अकाउंट नंबर में होना चाहिए। क्लियर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये भी रिलेटेड पर्सन है तो माना जाएगा। लेकिन गिफ्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, 50,000 रुपए तक का नहीं होगा, है ना, तो अप टू 50,000 उस पर नहीं लगेगा। However, gift of value more than 50,000 made without consideration are supply and are subject to GST। ठीक है, अगर वो फर्दरेंस और बिजनेस से रिलेटेड है तो। परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो सिंस सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स, और जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे सैलरी दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो इसलिए परक्यूजिट पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट के केस में हमने बात करी थी, चाहे प्रिंसिपल एजेंट को दे चाहे एजेंट प्रिंसिपल को दे, उस पर हम जीएसटी लगाते हैं, चाहे कंसिडरेशन ना हो तब भी, है ना। लेकिन यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान से देखनी है। सप्लाई वो गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, where the agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply. Similarly, supply of goods by agent to principal without consideration, where the agent undertake to receive such goods on behalf of the principal is considered as supply. तो पॉइंट्स क्या है यहाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस की बात नहीं है, है ना।
विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, और सर्विस के केस में कंसिडरेशन होना जरूरी है, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना जरूरी है ना। अब यहां पर एक और बात है, in order to determine whether a particular principal agent relationship fall within the ambit of para 3 of schedule 1, हमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, हमें यह देखना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल एजेंट है या नहीं। तो प्रिंसिपल एजेंट है या नहीं, उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, वेदर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल is being issued by agent or not. In other words, the crucial point is whether or not the agent has authority to pass or receive the title of the goods on behalf of the principal. जो एजेंट है वो अपने नाम से अपने आप बिल बनाकर माल बेच सकता है या नहीं। Where invoice for further supplies is being issued by agent in his name, then any provision of goods from principal to agent would fall within the fold of para 3 above. मतलब ए ने अपने एजेंट बी को माल दिया, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, इसने सेल कर दिया माल, है ना, और इनवॉइस बी ने अपने नाम से बनाया, तो ये एजेंट और प्रिंसिपल हैं और विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी के दायरे में आ जाए। लेकिन अगर बी जब बना रहा है इनवॉइस, वो प्रिंसिपल के नाम से बना करके दे, तो इसका मतलब वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, मैं अपने आप को सप्लाई नहीं कर सकता, वो एजेंट तो एजेंट ही नहीं है। एजेंट असल में वो होता है जो अपने आप इंडिपेंडेंटली उसे बेच पाए, वो तो मेरे बेहाफ पर, वो तो मेरा नौकर है, एम्प्लॉई है वो तो मेरा एक तरीके से। तो हाउएवर वेयर द इनवॉइस इशूड बाय एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो फिर हमारा पैरा 3 में नहीं आता है, तो फिर वो जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपने एजेंट को माल दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि केवल माल देने पर जीएसटी ना लगे, तो बिल एजेंट से कहूंगा तू मेरे नाम से बिल बनाएगा भाई, तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? Similarly, where the goods being procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of agent, then further provision of said goods by the agent to the principal would be covered by 3. मान लिया एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम बिहाफ पर माल को रिसीव किया है और आगे वो अपने नाम से ही रिसीव करके इनवॉइस उसी के नाम पर है, तो भैया ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट है तो वो माना जाएगा। तो क्या है, where the invoice is issued by the agent to customer in the name of principal, तो क्या होगा, नो नो मतलब स्केड्यूल 1 में नहीं है, स्केड्यूल 1 में नहीं होने का मतलब नोट सप्लाई, नो सप्लाई, सप्लाई नहीं है ये, है ना। लेकिन अगर वो एजेंट अपने नाम से दे रहा है तो ये पैराग्राफ 1 में आ जाएगा। पैराग्राफ 1 में जो चीजें आती है वो बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई मानी जाती है, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है। अनमोल अपॉइंट भोलू टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भोलू से कहा तू सामान खरीद ले, ठीक है। भोलू ने सप्लायर देखे पहचाने और उसने देखा कि जो अनमोल को माल चाहिए वो मिल सकता है ना। तो उसने एक सप्लायर चुना जिसका नाम है गोलू, थर्ड पर्सन है, जिससे गोलू से कौन खरीद रहा है, भोलू, अनमोल के बिहाफ पर, है ना। टू सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। In this scenario, Bholu is only acting as a procurement agent and has in no way involved himself in the supply. तो ये एजेंट ही नहीं है। नाम अगर ये भोलू के नाम पे इनवॉइस बनता फिर एजेंट होता। क्लियर? तो खरीदते हुए बेचते हुए दोनों सिचुएशन में ये देखा जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट?
इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा जरूर। एग्जांपल से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो एग्जांपल जरूर देखिएगा आप। डेल कैरेडियर एजेंट के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन है। डेल कैरेडियर एजेंट कौन होता है? डेल कैरेडियर एजेंट होता है कि अगर मान लिया आप मेरे एजेंट हैं और आप सामान बेच रहे हैं और बेड डेट्स हो गया, तो वो नुकसान आप ही झेलोगे, मैं नहीं। तो वो डेल कैरेडियर एजेंट होते हैं। उसके बदले में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, जिसके बदले में काम आप ये काम करेंगे। तो डेल कैरेडियर एजेंट क्या करता है? अपने प्रिंसिपल को गारंटी देता है, सप्लायर को गारंटी देता है कि भैया वो पैसा आपको मिलेगा मिलेगा, चाहे उसे मिले ना। ठीक है। तो ये बता रखा है डेल कैरेडियर एजेंट क्या होता है। तो डेल कैरेडियर एजेंट सर में आया जो सामान बेचता है और गारंटी देता है पैसा वो देगा आपको, चाहे उसे पैसा मिले ना मिले। तो यहां पर हमारे को बोला जा रहा है क्या डेल कैरेडियर एजेंट स्केड्यूल 1 के पैरा 3 में आता है या नहीं आता? तो हमने बोला है कि वेदर और नॉट द डेल कैरेडियर एजेंट विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट, इट डिपेंड कि वो इनवॉइस के बारे में बात। अगेन इनवॉइस किसके नाम से जा रहा है? इनवॉइस डीसीए खुद अपने नाम से दे रहा तो आएगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है। Whether the temporary short-term transaction based loan extended by the DCA to the recipient for which interest is charged by the DCA is to be included in the value of goods being supplied by the supplier where the DCA is not agent। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लिया मैं एजेंट हूँ और मैं डेल कैरेडियर एजेंट हूँ और मैंने अपने जिससे सामान लिया मैंने उसे गारंटी दे रखी है मैं आपको पैसा दूंगा। मैंने आगे किसी को सामान बेचा, तो जिसको सामान बेचा उससे कहा मैंने भैया पैसे दे मुझे, मैंने आगे गारंटी दे रखी है, उन्होंने कहा मेरे पे पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो पैसे नहीं है तो मैं दे रहा हूं उसे पैसे, क्योंकि मैंने तो उसे पैसे देने हैं, तो उस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा। एक तरीके से मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं। मान लिया 50,000 का सामान है, मैंने तुम्हें बेचा, मैं कहूंगा लाओ 50,000, तुमने कहा अभी तो नहीं, हम तो 1 महीने बाद देंगे। मैंने कहा मैंने तो उसको पैसे देने हैं भाई, चलो ये लो 50,000 लोन, लाओ 50,000 मुझे वापस दे दो, मैं उसे दे देता हूँ। ये मतलब यही बात हुई ना, मैंने 50,000 दे दिया तो मैंने 50,000 का लोन आपको दे दिया एक तरीके से, और आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया। तो अब वो इंटरेस्ट पर जीएसटी लगेगा या नहीं, ये वाली बात है। तो वेयर द टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन extended by the DCA to the recipient for which interest is charged by DCA is to be included in the value of goods being supplied by the principal where DCA is not agent under part 3। तो ये क्या रखा, डीसीए एजेंट नहीं है, अपने नाम से बिल नहीं दे रहा है, किसके नाम पे बिल बना रहा है? प्रिंसिपल के नाम पर। तो जब प्रिंसिपल के नाम पे बिल बना रहा है तो ये जो ब्याज वाला पैसा है ये भी तो प्रिंसिपल के नाम उसी में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या। इन सच सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट। प्रिंसिपल किसे सप्लाई कर रहा है? रेसिपिएंट को। ठीक है। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर और द रेसिपिएंट और बोथ। मतलब क्या हुआ, 3 पार्टी है, प्रिंसिपल, एजेंट और रेसिपिएंट। तो ये एजेंट है, अपने नाम से बिल नहीं बना रहा है, तो एक तो माल यहां से यहां तक पहुंचा, इसने इसे पैसे देगा, ये इसे देगा, ये बीच में एजेंट है, इसके माल इसको पहुंचा रहा है, बीच में जो एजेंट है। तो ये लिखा है एजेंसी की सर्विसेज दे रहा है। और तीसरा क्या है, डीसीए रेसिपिएंट को लोन भी दे रहा है ना।
It is clarified that in cases where the DCA is not an agent, the temporary short-term transaction-based loan being provided by DCA to the buyer is a supply of service by the DCA to the recipient on principal to principal basis as an independent supply. ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया, एजेंट ने रेसिपिएंट को गुड्स दिया, लेकिन लोन तो इसने आपस में इन दोनों की बात है, लोन देते हुए प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो ये क्या रखा है, ये आपस में दोनों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, मतलब दोनों ही यहां ओरिजिनल, क्योंकि ये कौन है, डेलकेटेड एजेंट है। ये कौन है, डेलकेटेड, इसने कहा है प्रिंसिपल को, गारंटी दी है भैया आपको पैसे मिलेंगे मिलेंगे। प्रिंसिपल थोड़ी ना कह रहा तू लोन ले कर, इसे प्रिंसिपल को कोई लेना देना नहीं है सब चीज से। अगर ये डेलकेटेड एजेंट नहीं होता तो फिर यहां पर ये एजेंट और उसकी आपस की बात नहीं होती, क्योंकि फिर तो प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व होते हैं। Therefore, interest being charged by the DCA would not form part of the value of supply. तो जो प्रिंसिपल इसे बिल बनाकर देगा उसमें नहीं होगा पार्ट, उसका अलग हिसाब हो। ठीक है, और जहां डीसी एजेंट है, जहां डीसी अपने नाम से बिल बनाकर दे रहा है, तो वहां पर लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू द। अब यहां पर क्या हो गया, ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा था, पहले क्या लिखा था, प्रिंसिपल रेसिपिएंट को सप्लाई कर। अब यहां क्या लिखा है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, एजेंट रेसिपिएंट को कर रहा है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट है ये, है ना। और सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस, एक एजेंसी सर्विसेज ये दे रहा है इसे, और इसे भी एजेंसी सर्विसेज दे रहा है ये आपस में, है ना, और एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट भी दे रहा है। तो इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस वेयर द डीसीए इज एजेंट, the temporary short-term transaction-based credit provided DCA to the buyer no longer retain in character of an independent supply and is submitted in the supply of goods by DCA to the recipient। बहुत इंपॉर्टेंट और गहराई की बात है, ध्यान से समझो। देखो, हमारी पिछली बार जब वो DCA एजेंट नहीं था पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के हिसाब से, तो प्रिंसिपल ने बायर को सामान दिया था, समझ रहे हो, प्रिंसिपल ने बायर को, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो डीसीए ने बायर का था, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने कहा ये सेपरेट है। अब ध्यान से समझो, अब डीसीए एजेंट है, तो प्रिंसिपल ने डीसीए को दिया तो ये सप्लाई बन गई और इस पर टैक्स लग गया बिना कंसीडरेशन के भी। और अब डीसीए बायर को दे रहा है, और डीसीए बायर को क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और साथ ही लोन भी, तो डीसीए ही तो दे रहा है। तो ये तो दोनों डीसीए ही तो दे रहा है उसको, क्या दोनों को एक साथ जोड़ दो ना बिल में। भाई वहां प्रिंसिपल नहीं दे रहा था बायर को, इसलिए नहीं जोड़ा। यहां तो डीसीए बायर को सप्लाई कर रहा है और डीसीए बायर को लोन दे रहा है, तो इसे जोड़ दो लोन के अंदर, ये लिखा है। क्लियर है ये बात। तो एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन क्रेडिट डीसीए रेजिडेंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज सेपरेट सप्लाई, इसी में जोड़ दो, सेपरेट सप्लाई नहीं माना जाए। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर सच क्रेडिट वुड बी रिक्वायर्ड to be included in the value of supply of goods by DCA to recipient। तो इंटरेस्ट भी इस बिल में जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका ये आप क्विज टाइम में ये पढ़िएगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पैराग्राफ 1 का 4th पार्ट। अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन से या सेम एस्टेब्लिशमेंट से इनसाइड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी टैक्सेबल हो जाएगी।
ठीक है। जैसे एक प्रोप्राइटर है दिल्ली में, इसे इनका बेटा है यूएस में, तो रिलेटेड है। उन्होंने उससे अपने हाउस से रिलेटेड क्या लिए, सर्विसेज लिए, है ना, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन ये क्या बिजनेस से रिलेटेड है, तो फिर ये नहीं होंगी क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं। और यही 27 में झुमरू एसोसिएट है, लीगल कंसल्टेंसी है, इनका एक हेड ऑफिस मलेशिया में है ना। तो हेड ऑफिस ने कंसल्टेंसी सर्विस फ्री में दिया ब्रांच ऑफिस को, लेकिन ब्रांच ऑफिस को दिया है और बिजनेस से रिलेटेड है, फ्री में दिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। और प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं, जैसे बाय टू गेट वन फ्री, है ना, तो वहां पर क्या है, दो के साथ एक चीज फ्री मिल रही है, तो वो एक चीज जो दी है वो तो फ्री में दी है, तो विदाउट कंसिडरेशन हो गई। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, कंसिडरेशन नहीं है उस पर, लेकिन हम उसे मान लेंगे वो जो दो के साथ एक फ्री है, तो जो दो का प्राइस है उसी के साथ ही हमने टैक्सेबल कर देंगे, है ना। तो क्या है, फ्री सैंपल या गिफ्ट सैंपल क्या होता है, बिना किसी पैसे के दिए जाते हैं, है ना, तो वो सप्लाई नहीं होते भाई। जो फ्री में सैंपल है तो वो नहीं है सप्लाई। सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट सप्लाई एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल अंडर द स्केड्यूल नंबर 1। तो हम वैसे तो टैक्सेबल नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है नोट में कि आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, जो भी हमारे फ्री गिफ्ट से रिलेटेड है उनको हमें सबको रिवर्स करना पड़ेगा, वो सब फाइनल लेवल पर आएगा। वैसे उसके बारे में इन्होंने हल्का सा बता दिया। बाय वन गेट वन ऑफर, एक के साथ एक फ्री। तो असल में क्या होता है, हम दो चीजों का पैसा एक में ही चार्ज कर देते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, तो क्या ही होता है। तो हम असल में दो चीजें एक का प्राइस लेकर कर रहे हैं। तो टैक्सेबिलिटी क्या लिखा है कि सप्लाई, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सप्लाई जो है वो कंपोज सब टैक्सेबल तो होगा, जो पैसा चार्ज कर रहे हैं वही टैक्सेबल होगा। आप ये नहीं कह सकते जो फ्री दे रहे हैं उस पर नहीं लगेगा, आधे अमाउंट पे लगेगा आधे पे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का, तो टैक्स रेट क्या होगा ये वहां से पता चलेगा, ठीक है। और जो अमाउंट होगा चार्ज उस पर टैक्स लग जाएगा। तो हम लोग यहां तक ही करते हैं, अभी पेज नंबर 46 तक आप यहां तक करेंगे। मेरा जो स्लाइड नंबर 46 है, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।